बच्चों, साइंस की दुनिया में आपका स्वागत है। तो आज मैं अपने आप को सबसे पहले मेरा ये फर्स्ट एवर वीडियो है यूट्यूब पर, और ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है साइंस की दुनिया। तो आपका बहुत वेलकम है, बहुत तहे दिल से आपका वेलकम है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम पूरा साल ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूँगी और आप पढ़ते रहेंगे मुझसे। तो ये चैनल बेसिकली एक स्टडी चैनल है जिसमें मैं एज अ टीचर आपको गाइड करूँगी, लेसन्स पढ़ाऊँगी और साइंस का पोर्शन पूरा कराऊँगी। 8th 9th 10th के मैं वीडियोस डालती रहूँगी, पर करंटली मेरा सबसे ज़्यादा फोकस 10th स्टैंडर्ड पे, क्योंकि आई थिंक मैं थोड़ी सी लेट हूँ स्टेप इन करने में, बट ओके हम पूरा पोर्शन कवर कर लेंगे। तो आज मेरा ये फर्स्ट वीडियो होगा और मेरा नाम है खुशी। मैं अब से आपकी टीचर हूँ, आपकी गाइड हूँ, आपकी मेंटोर हूँ। साथ साथ में अगर मैं अपनी पर्सनली बताऊँ तो मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, और आज से मैं एज अ मेंटोर काम करूँगी यूट्यूब पे, एज अ टीचर काम करूँगी। सो अब हम शुरू करेंगे 10th का पोर्शन। और बेटा देखो, मैं आपको ना साइंस की बात, अब मेरा चैनल ही साइंस की दुनिया है तो इसमें ऑलमोस्ट साइंस की बातें ही होगी, साइंस के चैप्टर, साइंस की पढ़ाई, साइंस की बातें, क्योंकि ये दुनिया ही साइंस की है। ठीक है बेटा, तो आज हम साइंस से स्टार्ट करेंगे और आगे धीरे धीरे जैसे ही यूट्यूब चैनल को थोड़ा टाइम होगा और मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी आ जाएगा, फिर मैं बाकी सब्जेक्ट्स भी लाना शुरू करूँगी, जैसे इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। तो आपका 10th बाकी साइंस की, तो आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट योर पोर्शन एंड टू कवर योर स्टडीज़ एंड यू विल बी वेरी क्लियर इन योर साइंस। बिकॉज देखो, साइंस बेटा ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉन्सेप्चुअल है, इट इज़ वेरी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट। साइंस 2 और साइंस 1 में रटने वाली चीज़ ही नहीं है। हाँ, आई एक्सेप्ट कुछ चीज़ें बीच में ऐसी आएगी, जैसे साइंस 2 में कुछ नाम एसिड्स के या फिर कुछ भारी भारी एंजाइम्स के नाम जो आपको लर्न करने पड़ सकते हैं, लेकिन बाकी वो 99% कॉन्सेप्चुअल है। हाँ, और साइंस 1 में भी कुछ जैसे फार्मूलाज होते हैं, यूनिट्स होते हैं, वो लर्न करने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम टोटल साइंस 1 साइंस 2 को साथ गिने तो पूरा साइंस 1 साइंस 2 95% कॉन्सेप्चुअल है। आप कॉन्सेप्ट समझिए और आपको लर्न करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। और कॉन्सेप्ट्स मैं ऐसे आपके क्लियर करूँगी कि आपको लर्निंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको ऑन द स्पॉट क्लास में ही लर्न होता जाएगा। तो मैं होप करती हूँ कि मैं अपनी बात पर भी खरी उतरूँ और आपको मैं 100% जिस तरह मैं दे रही हूँ, मुझे उम्मीद है कि मुझे भी आपकी तरफ से 100% मिले। चलो बच्चों, तो फिर देखो बेटा, अभी ना मेरे पास कुछ सोर्सेस की कमी है, जैसे बोर्ड वगैरह की। तो फ़िलहाल मैं आपको ऐसे वर्चुअल बोर्ड से, लाइव बोर्ड से ही मैं आपको पढ़ाती जाऊंगी, और जैसे ही मेरे पास सोर्सेस आ जाते हैं तो मैं आपको फेस टू फेस लाइक वाइट बोर्ड पे पढ़ाती जाऊंगी। तो अभी देयर इज़ अ इशू ऑफ देयर आर लेस सोर्सेस, सो इस तरह करेंगे। बट कंटेंट में कोई बेटा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, कंटेंट आपको 100% मिलेगा और पूरा कवर किया जाएगा। ठीक है, तो आज हम 10th स्टैंडर्ड का 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बेटा, लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 3 साइंस 2 का 3rd चैप्टर है, इसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2। यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो बेटा, जैसे ही तुम लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 2 का फर्स्ट पेज खोलोगे, उसमें आपको सबसे टॉप पे कंटेंट दिखेगा। तो मैंने वो यहाँ लिख रखा है, रिप्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो ये कंटेंट है इसमें, बट बहुत सारा कंटेंट आएगा जो मैं आपको पढ़ाऊँगी, और मैं थोड़ी एडिशनल इन्फो भी आपको बीच बीच में दे जाऊँगी। अप्रोच कैसी होगी, मैंने बताया ना, पूरा साइंस 2 साइंस 1 कॉन्सेप्चुअल है, 99% कॉन्सेप्चुअल है। तो बस वर्क ऑन कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक्स ओनली। आप अपने बेसिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, इतना कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़े। नहीं तो बेटा, चैप्टर की एक्सरसाइज वगैरह इतनी बड़ी है, तुम रटने बैठोगे ना, जितनी देर में तुम 2 चैप्टर रटोगे उतनी देर में मैथ्स 1 का पूरा पोर्शन हो जाएगा। रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट्स और बेसिक्स पे वर्क करो। हाँ, बाकी मैं बोलती हूँ कि ये तुम्हें लर्न करना है तो वहाँ तुम बेटा लर्न कर लेना। ठीक है, जो कुछ नाम होते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें यार आती है, 1% तो आएगा ही ना लर्न करने का। सेकंड हमारा ये है अप्रोच, कि मेक योर पर्सनल नोट्स, प्रेफर टेक्स्ट बुक एंड सेल्फ नोट्स ओनली। जब भी तुम नोट्स बना रहे हो,
या तो मैं जैसे लिखती जा रही हूँ उसके साथ साथ नोट्स बनाते जाओ, या तो आप टेक्स्ट बुक प्रेफर करो। टेक्स्ट बुक इज़ द बेस्ट टू रीड and to make your notes. So please prefer textbook when you are making notes, and when you are studying, please prefer textbook and self notes only. Digest, कोहिनूर या ये जो भी होते हैं ना रिलायबल, ज़रूरत नहीं है। देखो तुम 4 अलग अलग किताबें पढ़ो, इससे अच्छे 4 बार टेक्स्ट बुक ही पढ़ लो, क्योंकि पूरा पेपर टेक्स्ट बुक में से याद है। ठीक है, टेक्स्चुअल आता है पेपर। प्रेफर डाइजेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स फॉर एक्स्ट्रा क्वेश्चन, रीड टेक्स्ट बुक थोरोली। अगेन अपनी डाइजेस्ट सिर्फ क्वेश्चंस के लिए प्रेफर करो, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तुमको अगर लगता है कि हमारे पास टाइम है और हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो वो टेक्स्ट जो डाइजेस्ट है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए प्रेफर करो। और क्वेश्चन पेपर जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं ना, उनसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। और वो पेपर्स तुमको मैं एक लिंक बता देती हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। shala.com करके एक लिंक है, वहाँ पे तुमको सारे पेपर्स मिल जाएंगे। एवरी इन बिटवीन टेक्सचुअल एक्सरसाइज क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड इन द क्लास। जो भी टेक्स्ट बुक में बीच में क्वेश्चन आएगा, टेक्स्ट बुक में बाद एक्सरसाइज में आएगा, सारे क्वेश्चंस तुम्हारे क्लास में सॉल्व किए जाएंगे। एक्स्ट्रा तुमको डाउट होंगे, कमेंट में तुम जो भी क्वेश्चन लिखते हो मैं आंसर करूँगी, और मैं क्वेश्चन जो भी सॉल्व करने होंगे ना तो उस पर भी वीडियो बना दूँगी, तुम्हारे साथ नोट्स शेयर कर दूँगी, सब मैं कराऊँगी। बस तुमको जैसे जैसे बताती जा रही हूँ तुमको वैसे चलना है, वैसे करना है, बाकी कोई तुमको दिक्कत आएगी ही नहीं बीच में। साइंस पूरा क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट और बेसिक्स पे वर्क करो। द नेम ऑफ द गेम इज़ बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स ओनली। बेसिक्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट रहो, डेली पढ़ो, रिवाइज करो। रात को जब भी बुक्स बंद कर रहे हो, सब समेट वमेट रहे हो, 15 मिनट रिवाइज कर लो। कॉन्सेप्ट जब पढ़ते हैं ना तो रिवाइज करने में 15 मिनट लगते हैं। अगर तुम रटोगे ना तो तुमको रिवाइज करने में ही 2 घंटे लग जाएंगे एक एक आंसर को। नहीं करो इतना। देखो, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, बट बीच में स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। तो ये स्मार्ट वर्क यही होगा कि कॉन्सेप्ट्स और बेसिक्स पे वर्क करो। जहाँ भी हम अटक रहे हैं ना तो वो यही होता है, बेसिक्स। एक बार तुम्हारे बेसिक्स पक्के हो गए ना, बस फिर पूरी साइंस की गेम क्लियर है। ठीक है, और वो बेसिक्स मैं ही कराऊंगी, बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स मैं ही कराऊंगी, मेरा काम है वो कराना। बस तुम खुद से ये सोच के चलो, शुरू में थोड़ी अगर एक्स्ट्रा मेहनत लेंगे ना तो बाद में तकलीफ नहीं होगी, नहीं तो पूरा साल तुमको घुमाएंगे ये बेसिक्स। चीज़ें नहीं समझ में आती है, बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, पता नहीं चलता है कि ये क्या है। ठीक है बेटा, तो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर। ये मैंने पूरा तुमको बता दिया किस तरह करना है, हमारा अप्रोच क्या होगा, कैसा होगा। बेटा मैं पूरा ईयर तुम्हारा पूरा कवर कराने के लिए हमेशा हूँ मैं, और मैं हर रोज़ एक वीडियो डालूँगी। लेक्चर शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगी ताकि तुम्हें भी ज़्यादा, तुम्हारा टाइम भी यूटिलाइज़ नहीं हो और बचे, और तुम्हें बोर भी ना हो, इंटरेस्ट भी आए। आज का लेक्चर बेटा थोड़ा लेंथी होगा, क्योंकि देखो बेटा पहला दिन है, मुझे हर चीज़ तुम्हें बतानी पड़ेगी कि मैं किस तरह पढ़ाने वाली हूँ, मेरी अप्रोच क्या होगी, कि मैं तुम्हें मैं तुम्हें कौन से क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी, किस तरह पढ़ाऊँगी, हमारा पोर्शन किस तरह आगे बढ़ेगा। तो सबके दिमाग में होगा कि दीदी डायरेक्ट थर्ड चैप्टर कैसे, फर्स्ट सेकंड चैप्टर तो हमको पढ़ाया ही नहीं ऐसे वैसे। तो बेटा थर्ड चैप्टर ना मुझे लगता है सबसे बेसिक चैप्टर है और सबसे ज़्यादा अटकता है। ये मेरे टाइम पे सेवियर की तरह काम किया था, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लेंथी भी है और इतने बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे कि अगर ये चैप्टर तुमको अच्छे से समझ गया ना तो इसके थ्रू तुम हर चैप्टर को लिंक कर सकते हो। इसके थ्रू तुम फर्स्ट सेकंड चैप्टर को लिंक कर सकते हो, क्योंकि इसमें सब है, सेल डिवीजन है, इवोल्यूशन है, सब है। इसके थ्रू तुम सारे चैप्टर को लिंक करते जा सकते हो, और इसके कॉन्सेप्ट और बेसिक समझ में आ गए तो पोर्शन जो है वो तुम्हारा बहुत स्मूथ हो जाएगा। यानी समझो तुम्हारी बेसमेंट बन जाएगी, फिर बिल्डिंग तो आराम से, बेसमेंट अच्छी हो गई ना फिर बिल्डिंग अच्छी खड़ी होगी। तो फिर ये चैप्टर सबसे बेसिक और सबसे आई थिंक कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है साइंस 2 का, इसलिए मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2। ठीक है, रिप्रोडक्शन एंड वही जो टेबल ऑफ कंटेंट मैंने बताया ना तुमको, मैं बोला ना हर चैप्टर शुरू होते ही तुमको 4 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। ये देखो भाई, जब भी पढ़ रहे हो ना तो अपने साथ टेक्स्ट बुक निकाल कर रखो। ठीक है, जब भी अभी मैं रीडिंग चालू करते हैं, पहला क्वेश्चन है व्हाट आर इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका जो आंसर होगा ना ये मैं तुमको आज ही दूंगी, बाकियों के जो आंसर है वो मैं बाद में दूंगी। ठीक है,
इसका ये फर्स्ट वाले का आंसर मैं तुमको आज दूंगी। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ये जो वी है ना, वी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रीड करना, बाकी क्वेश्चन तुमको अभी नहीं समझेंगे भाई, क्योंकि वो मसला ये है कि वो जो बाकी 3 क्वेश्चन है ना, वो कॉन्सेप्ट के बाद ही समझेंगे, ठीक है। वी हैव स्टडीड वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इन प्रीवियस क्लासेस। अब ये क्या बोल रहा है कि हमने प्रीवियस क्लासेस में वेरियस लाइफ प्रोसेसेस पढ़ी है। अब चलो पहले लाइफ प्रोसेसेस आ गया, क्वेश्चन में भी लाइफ प्रोसेस है, तो हम लाइफ प्रोसेस का पहले आंसर ही देख लेते हैं, कौन सी लाइफ प्रोसेसेस होती है, ठीक है। चलो आ जाओ। 7 बेसिक लाइफ प्रोसेसेस होती है, ये 7, ठीक है। ये 7 बेसिक लाइफ प्रोसेसेस होती है। जो अब देखो लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है, जो हम थ्रू आउट दी लाइफ करते हैं, ठीक है। हम हमारी लाइफ में सस्टेन करने के लिए थ्रू आउट दी लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। वो हम लाइफ क्यों करते हैं, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने करना है सस्टेन। हमने करना है क्या, हमने करना है सस्टेन। सस्टेन करने के लिए हम कुछ लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं, ये इसेंशियल होती है। इसके बिना हमारा हम सस्टेन नहीं कर सकते हैं। हमारा हम बोलते हैं ना, वी कांट रिमेन अलाइव विदाउट दीज लाइफ प्रोसेसेस थ्रू आउट लाइफ टू सस्टेन। तो ये लिख लो तुम लाइफ प्रोसेसेस, पहले सुन लो मेरी बात फिर लिख लेना, ठीक है। चलो देखो, तो ये लाइफ प्रोसेसेस हम थ्रू आउट लाइफ करते हैं, टू सस्टेन, टू रिमेन अलाइव, ठीक है। अब हम लाइफ प्रोसेसेस देखते हैं, ये कौन सी है। 7 बेसिक लाइफ प्रोसेसेस है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये अभी तुम नाम पढ़ोगे ना, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो ठीक है, बाकी बहुत हार्ड लगेंगे तुमको। चलो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, रिस्पॉन्स सेंसिटिविटी, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट। अब ये पढ़ के हर बार बच्चे को पहली बार ऐसा ही लगता है, बाप रे ये क्या है, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रिएशन, बहुत इजी है, बहुत सही चीज़ है ये। लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है, अब हम सस्टेन करने के लिए हमको बहुत सारी चीज़ें पड़ेंगी। हम हमारी बॉडी ग्रो करती है, मतलब अभी तो तुम अभी लाइव क्लास नहीं है, बता नहीं सकते, बट खुद में बोलो, हमारी बॉडी ग्रो करती है, सही ग्रो करती है दीदी। कैसे ग्रो करती है, नेल्स ग्रो करते हैं, हेयर ग्रो करते हैं, और हमारी हाइट, वेट हम ग्रो करते हैं। सबसे पहले ग्रो का एग्जाम्पल क्या देंगे, अगर हम साइंटिफिकली दें तो बॉडी के सेल्स ग्रो करते हैं। हर मिनट वो सेल्स रीडिवाइड होते हैं, सही। तो ये जो डिवाइड रीडिवाइड मल्टीपल होते रहते हैं सेल्स, यानी ये ग्रो कर रहे हैं। ये हमारे पास समझो मल्टी सेल्यूलर है, लेकिन एक सेल है, एक सेल से 2 बने, 2 से 4 बने, तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ही तो हुआ, यानी हम क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। अब कुछ बोलेंगे दीदी हमारी हाइट 14 ईयर्स के बाद नहीं बढ़ती है, तो ये थ्रू आउट लाइफ प्रोसेस, थ्रू आउट लाइफ कैसे हो गया भाई। सिर्फ हाइट को अगर कंसिडर कैसे कर सकते हैं हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, फैक्टर समझो तुम, थोड़ा अपनी सोच को खोल के देखो। हमारी बहुत चीज़ें होती हैं जो ग्रो करती है थ्रू आउट लाइफ। हम देखो, पहले हम जब मदर वूम में थे तो हमारा सिर्फ क्या था, फीटस, यानी मतलब पहले तो हम सबसे पहले हम सिंगल सेल के थे, फिर हमारी सेल्स डिवाइड रीडिवाइड। सबको लगता है कि हम शुरू से मल्टी सेलुलर होते हैं, शुरू से मल्टी सेलुलर नहीं होते बेटा, पहले सिंगल सेल होता है, फिर वो डिवाइड रीडिवाइड मल्टीपल, और मतलब मल्टीपल होते होते फिर उस सेल्स का एक समझो बंच ऑफ सेल्स बन जाता है, उसको ब्लास्टोसिस्ट, ये भी मैं पढ़ाऊँगी आगे। पर सबसे पहले इतना समझ के चलो, सेल्स का गुच्छा जो ऐसे बंच बन जाता है उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। यानी ये सेल्स ग्रो किए, है ना, डेवलप हुए सेल्स, हमारे अंदर डेवलपमेंट हुआ, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट हुआ, फिर सेल्स बन गए इतने सारे, फिर उससे फॉर्म हुआ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से बच्चा बना, फिर बच्चा धीरे धीरे, जैसे मतलब समझो जब समझो बर्थ हो गया बच्चे का, उसके बाद वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट ही तो हो रही है। यानी हम मदर वूम में सिर्फ हम जब समझो इम्प्लांट ही हुए थे, तब से हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है। और ये हमेशा लाइफ प्रोसेस ऐसी है, ये
हमेशा ही चलती रहती है, ये थ्रू आउट लाइफ रहती है, ठीक है। क्योंकि हमको सस्टेन करना है तो ग्रोथ हमारा मतलब जब से हम सिर्फ इम्प्लांट हुए हैं तब से हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है, और ये लाइफ टाइम है, ठीक है। उसके बाद आता है रेस्पिरेशन। अब कुछ लोग बोलेंगे दीदी की रेस्पिरेशन लाइफ प्रोसेस कैसे हो गई? तो भाई तू जिंदा रहने के लिए, तू सस्टेन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए रेस्पायर नहीं करेगा क्या? तू रेस्पायर नहीं करेगा तो तू जिंदा नहीं रह पाएगा, तो तुझे वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस करनी पड़ेगी सस्टेन करने के लिए। ये इतनी बेसिक लाइफ प्रोसेस है कि इसके अलावा, इसके बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज़ ह्यूमन और एनिमल या प्लांट या कुछ भी, रेस्पिरेशन एक लाइफ प्रोसेस है, उसके बिना हम सस्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो रेस्पिरेशन भी लाइफ प्रोसेस हो गई क्योंकि वो हम परफॉर्म कर रहे हैं, उससे सस्टेन कर रहे हैं। उसके बाद आती है एक्सक्रिएशन। से पहले मैं तुमको न्यूट्रिशन बता देती हूँ, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या होता है? अब हम बेसिक, इतनी बेसिक चीज़ें खाएंगे नहीं तो जिंदा रह पाएंगे क्या? ठीक है, कुछ कुछ सस्टेन कर लेते हैं खाए बिना, लेकिन क्या हम लाइफ टाइम खाए बिना सस्टेन कर सकते हैं? नहीं। हम खाएंगे तो बोलोगे दीदी हम तो खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन। तो भाई अंदर जाके तो वो न्यूट्रिएंट्स ही बनते हैं ना। देख, खाना रहेगा, खाने में से न्यूट्रिशन का पोर्शन अलग हो जाता है, वेस्ट पोर्शन एक्सक्रिएशन के थ्रू बाहर आ जाता है, समझा? यानी हम खा न्यूट्रिशन रहे हैं, हम न्यूट्रिशन रहे हैं, फिर उसमें से न्यूट्रिएंट मतलब खाना खा रहे हैं, उसमें से हमें न्यूट्रिशन अलग हो जाएगा और जो बाकी वेस्ट मटेरियल है वो एक्सक्रिएशन के थ्रू बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब जंक फूड बहुत खाते हैं, कचरा वचरा, ठीक है। तो हम, और अभी जो ऑथेंटिक फूड है उसमें भी कुछ ऑथेंटिसिटी उतनी रही नहीं है। तो हम खाना खाएंगे, उसके बाद उसमें से जो न्यूट्रिशन पोर्शन है ना, वो हमारे बॉडी में ब्लड के अंदर अब्सॉर्ब हो जाएगा, या फिर बहुत सारी अलग अलग जगह जहाँ ग्रोथ, डेवलपमेंट और जहाँ न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है वहाँ चले जाएगा। और बाकी जो रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्ट पोर्शन है, वो जो है वो एक्सक्रिएशन के थ्रू, जो वेस्ट मटेरियल है ना, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एक्सक्रिएशन के लिए चला जाएगा, समझा? बड़ी इजी बात है। देखो, खाना खाया, अच्छा जो उसमें से न्यूट्रिशन था वो मतलब अपने बॉडी में जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ चला गया, और वेस्ट मटेरियल एक्सक्रिएशन के थ्रू बाहर आ गया, ठीक है। तो ये मैं मिटा देती हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया था, और समझा? फिर न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है, तो न्यूट्रिएंट खाएंगे नहीं तो हमारे इसमें हमको जैसे बॉडी में हमको स्ट्रेंथ चाहिए, हमको कोई भी काम करने के लिए हम एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी, स्ट्रेंथ, ये सब कहाँ से आएगा? ये सब आएगा न्यूट्रिएंट से, ठीक है। तो इसके लिए न्यूट्रिएंट्स खाना बहुत ज़रूरी है, यानी ये एक लाइफ प्रोसेस है। हमें ये न्यूट्रिशन फिर बॉडी बनाए जहाँ हम डायरेक्ट न्यूट्रिएंट खाएं। न्यूट्रिएंट डायरेक्ट तो खैर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वही मैंने बताया ना, अभी ऑथेंटिक फूड भी पूरी तरह ऑथेंटिक नहीं रहे हैं, ऑथेंटिसिटी लूज करते जा रहा है केमिकल्स एंड ऑल की वजह से। तो फिर ये तो सब समझ गया होगा अभी कि न्यूट्रिशन खाना या न्यूट्रिशन बॉडी में जैसे फिर सेपरेशन के बाद बनता वगैरह, तो ये एक लाइफ प्रोसेस हो गई। ये भी किसके लिए हो गई? सस्टेन के लिए, ताकि हम सस्टेन कर सकें। नहीं तो खाएंगे नहीं तो सस्टेन कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सक्रिएशन बताया मैंने, ये खाएंगे, इसका जो वेस्ट होगा वो एक्सक्रिएशन के लिए चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कितनी लाइफ प्रोसेसेस पढ़ी हमने अभी? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, न्यूट्रिशन, ठीक है। अब बचती है रिस्पॉन्स एंड सेंसिटिविटी। अब रिस्पॉन्स एंड सेंसिटिविटी का क्या होता है? सेंसिटिविटी, ठीक है। अब हमारा इतना तो पता ही होगा, बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक है। हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन जो सिग्नल देता है वो ही बॉडी पकड़ती है और उसके अकॉर्डिंग मतलब अपना जो भी टास्क रहता है वो करती है। ब्रेन ने अगर समझो रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया तो वो इंसान ब्रेन डेड हो गया। ब्रेन जो है समझो वो ही सब कुछ है, उसके बिना इंसान मतलब फिर ब्रेन डेड हो जाता है। तो कुछ हम उसको सेंस नहीं हो रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा, उसको सेंस नहीं हो रहा, समझा? पकड़ा मेरा पॉइंट? सेंस नहीं हो रहा, यानी सेंस, तुमको कोई टच कर रहा है हाथ पे, समझो मुझे किसी ने अभी मुझे हाथ पे मम्मी ने टच किया, तो मुझे सेंस हुआ कि मुझे टच किया है।
ये सेंस के लिए हमको न्यूरल टिश्यू ने सिग्नल्स दिए, जो कि ब्रेन में होते हैं। ब्रेन के न्यूरल टिश्यू या न्यूरॉन्स भी बोल सकते हैं हम उसको। वो टिश्यूज़ ने हमको वो दिए, क्या बोलते हैं, सिग्नल्स दिए, जिससे हमको पता चला कि हाँ हमको टच हुआ है, हमको सेंस हुआ, कुछ महसूस हुआ हाथ से, है ना। तो वो इसको बोलते हैं सेंसेशन। इसको बोलते हैं जो न्यूरल टिश्यू ने हमको एक सिग्नल्स भेजे और हमको महसूस हुआ, सेंसेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद हमको सेंस हो गया, ठीक है। अब हमको समझो कहीं से कट फट गया तो दर्द होता है, वो भी सेंस हुआ हमको, ठीक है। अब हमको समझो मम्मी ने बुलाने के लिए हमको हाथ लगाया, हमको महसूस हुआ कि हमको बुलाया गया है, सही महसूस हुआ, यानी हमको सेंस हुआ ये, है ना। उसके बाद जैसे ही हमको सेंस हुआ, हमने मम्मी को देखा कि हमको, मतलब अब रिस्पॉन्ड तो करेंगे ना क्या। तो बस क्लियर रिस्पॉन्ड किया हमने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया, रिस्पॉन्स दिया। तो इसको क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स एंड सेंसिटिविटी, रिस्पॉन्स टू स्टाइम्यूली। इसको बड़ा प्यारा बोलते हैं, ये जो लर्न करने में ऐसा मतलब ऐसे लगता है कि बड़ा कुछ क्लासी साउंड करता है ना, कि हमने सेंस किया फिर हमने रिस्पॉन्ड दिया। तो रिस्पॉन्ड क्या हो गया, रिस्पॉन्ड टू स्टाइम्यूली। मम्मी ने हाथ लगाया ऐसे हाथ पे, ठीक है, फिर हमको पता चला, सेंस हुआ। क्यों हुआ, न्यूरल टिश्यू ने बताया कि हाथ लगाया है मम्मी ने हाथ पे, फिर हमको सेंस हुआ, ब्रेन ने सिग्नल्स दिए, सेंस हुआ, सेंस पर हमने रिस्पॉन्ड किया। तो ये भी एक लाइफ प्रोसेस होगा, क्योंकि अगर हमको सेंस ही नहीं होगा तो हमारा लाइफ कितना इनकम्प्लीट होगा। यानी आप देखो, हमको महसूस नहीं हो रहा है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं हम किसी चीज़ का, तो लाइफ प्रोसेस हो गई। सेंस करेंगे नहीं तो कैसे होगा। तो ये ब्रेन सिग्नल्स देती है, और अगर सेंस नहीं करते हैं ना तो इसका ना डायरेक्ट मतलब ये होता है कि ब्रेन में कुछ कमी है, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस हो गई, क्योंकि हम सेंसेशन कर पा रहे हैं तब जाके रिस्पॉन्स कर रहे हैं। रिस्पॉन्स टू फैमिली और सेंसेशन, इस पर मैं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती हूँ, मेरे को बहुत आदत है या एक्स्ट्रा का ज्ञान देने की। तो एडिशनल इन्फो ये है कि एक रियल डिसऑर्डर कॉल्ड CIPA। तो उस डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो उसके डायग्नोस्ड पेशेंट रहते हैं ना, वो सेंस नहीं कर सकते। जैसे हम नॉर्मल ह्यूमन बींग, नॉर्मल मतलब वो भी ह्यूमन बींग्स ही, लेकिन हम जैसे नॉर्मल इंसान हैं, तो हमको कोई जैसे हाथ पे टच किया तो सेंस हो रहा है, किसी ने मारा तो दर्द हो रहा है, तो उनको दर्द नहीं होता। हमें गर्मी महसूस हो रही है, ठंड महसूस हो रही है, और जो भी जिस तरह इन्वायरमेंट बदलता है वो महसूस होता है। ठंड होती है तो हम कपड़े मतलब बहुत सारे कपड़े पहन के ढक के टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं, उनको ठंड ही नहीं लगती है, उनको कोई भी चीज़ महसूस ही नहीं होती है। जैसे उन्हें ठंड नहीं लगती है, उन्हें गर्मी नहीं होती है, उनको अगर कोई मतलब बहुत ज़ोर से जैसे मार भी दे तो उनको वो भी दर्द नहीं होता है, उन्हें दर्द होता ही नहीं है। तो वो एक ये मेरा एडिशनल इन्फो है, मुझे आदत है एडिशनल ज़्यादा ज्ञान देने की। तो ये CIPA एक ऐसा डिसऑर्डर है, रियल डिसऑर्डर है, जिसमें ये सेंस वाला फैक्टर मिसिंग रहता है, तो उनको सेंसेशन नहीं होता है। तो ये जो लाइफ प्रोसेस है, उनकी लाइफ स्पैन भी इस वजह से कम रहती है, क्योंकि उनको ठंड गर्मी ये सब महसूस नहीं होता है। तो अब ट्रांसपोर्ट का ना मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, बड़ा शायद से बहुत लॉजिकली करेक्ट नहीं लगेगा, बट समझने के लिए। जैसे मैं हूँ, मेरे पास पर्स है मम्मी की, और मुझे वो मम्मी को देनी है पर्स, ठीक है। मैं इस रूम में हूँ, मम्मी दूसरे घर के सेम रूम में है, समझो फर्स्ट रूम में है हम, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, पर्स लेके मम्मी के पास जाऊँगी, मम्मी को दूँगी, यानी समझो मैं पर्स ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ कुछ कैरियर्स भी रहते हैं। ये तो मेरे सामने थी मम्मी, समझो कुछ चीज़ बॉडी में बहुत दूर है, उसको एकदम ऑपोजिट लोकेशन पे पहुंचाना है, तो कैरियर्स करते हैं, या खुद वो चीज़ मूव कर सकती है। हाँ, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती है जिसका ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अगर देखा जाए तो। क्योंकि अगर चीज़ें इधर से उधर नहीं होगी, जैसे हमने न्यूट्रिशन का ही देखा,
मतलब खाना खाया तो न्यूट्रिशन इधर ट्रांसपोर्ट हो गया, बाकी जो वेस्ट मटेरियल था वो एक्सक्रिएशन के थ्रू ट्रांसपोर्ट, मतलब पहले तो वहाँ गया जहाँ ये पूरा डाइजेशन प्रोसेस होती है, वहाँ ट्रांसपोर्ट हुआ, फिर बाहर आया, एक्सक्रिएट हुआ। यानी ये देखो, आप देखोगे ये मैं लिंकअप किस तरह कर रही हूँ, मैं आई एम वेरी गुड एट दिस। तो फिर ये इस तरह होता है। तो ट्रांसपोर्ट समझो, मेरे पास पर्स है, मेरी मम्मी दूसरे शहर में, मैं देने जाना है, या तो मैं खुद चली जाऊँगी या तो मैं कैरियर का सहायता, आई एम वेरी बैड एट हिंदी है, तो मैं कैरियर को दे दूँगी, वो कैरियर जाके, जैसे समझो मैं मेरा वहाँ तक कैरी करने के लिए, वहाँ तक मेरे हिसाब से कैरी करने के लिए कैरियर ही बोलते हैं, तो मेरा वहाँ तक कैरी करने के लिए समझो जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज होती है, समझो बस है, वो लेके जा रहा है, तो उसको दे दूँगी, या फिर मैं खुद चली जाऊँगी। तो वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ना अपन, एक जगह से दूसरी जगह। तो बॉडी में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है, मतलब बॉडी एक, मतलब पूरी बॉडी जो है, इसी पढ़ने लायक चीज़ है, उसमें इतने अलग अलग फंक्शंस होते हैं कि आपको बहुत आगे कुछ पता चलेगा। ठीक है, तो हमने ये छः अभी तक लाइफ प्रोसेसेस पढ़ी, और मैंने बहुत डीपली समझाया है। तो होती वैसे 7 है, अभी 6 ही पढ़ा रही हूँ, और एक जो है वो मैं टेक्स्ट बुक रीडिंग के बाद पढ़ाऊँगी। देखो, मैं कुछ भी खुद का ऐसे नहीं ले रही हूँ, मैं पूरा टेक्सचुअल ही चल रही हूँ। इवन आई एम गिविंग यू एक्स्ट्रा इन्फो एज वेल। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचना कि टेक्स्ट बुक तुम्हारी कवर नहीं होगी या जो भी, मैं पूरी टेक्स्ट बुक कवर करूँगी। ये मैंने अभी तक 7 लाइफ प्रोसेसेस ही बताई है, और ये जो है ये इतना बेसिक है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक दिस इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट, यू नीड टू लर्न दिस। लर्न नहीं बोल सकते हैं, मतलब इसको दिमाग में रखो, ये कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हैं ना क्या क्या होता है यार, इतना तो याद रह ही जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ गए तो तुमको खुद ही याद रह जाएगा। ठीक है, अब चलो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और आगे का बढ़ते हैं। अब पहले हम एक ये चीज़ पढ़ लेते हैं। देखो, इधर भी मैंने मार्क करा हुआ है, इसका आंसर दे दिया। अब मैं ये जो 3 क्वेश्चंस है ना बाकी के, इसके आंसर मैं बाद में दूंगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम इधर से। ठीक है, ये इसका आंसर दे दिया, लाइफ प्रोसेसेस बता दी मैंने तुमको। वी हैव स्टडीड वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इन प्रीवियस क्लास। वही बता रहे हैं जो अभी हमने की ना, लाइफ प्रोसेस स्टडी की ना हमने, जो 6 की, और 7वीं भी मैं अभी बताऊंगी तुमको। वो मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैं ना लिंकअप करने में बहुत अच्छी हूँ, तो वो लिंक जब करूँगी ना तुमको बहुत मज़ा आ जाएगा, तो थोड़ा सा वेट करो। चलो, वी हैव स्टडीड वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इन प्रीवियस क्लास। शायद पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, गधे हो क्या, नहीं पढ़ते हो तो। चलो, ऑल दोज लाइफ प्रोसेसेस दैट इज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, वही है। भी इतना अच्छे से ये कॉन्सेप्ट बिठा कर याद कर लो कि तुमको कभी भी कोई भी उठा के, नींद में से भी उठा के पूछे लाइफ प्रोसेसेस कौन सी है, तो तुम बता पाओ, क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा बेसिक है ना बेटा। चलो, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सेंसेशन एंड रिस्पॉन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्सेट्रा आर इसेंशियल टू ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रिमेन अलाइव। बताया ना मैंने, टू सस्टेन, ये लाइफ प्रोसेसेस बहुत इम्पोर्टेंट है सस्टेन करने के लिए। इसके बिना हम एक ह्यूमन बॉडी या और कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी सस्टेन नहीं कर सकते हैं, तो ये बहुत इसेंशियल है सस्टेन करने के लिए। चलो, अब इसके बाद हम करेंगे, देखो उसके बाद है सस्टेन करने के लिए, यानी ये जो सारी मैंने लाइफ प्रोसेस बताई, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, रीज़न भी बताए, खाएंगे नहीं तो ताकत कहाँ से मिलेगी, ग्रोथ कहाँ से होगी, सब कैसे चलेगा जो भी है, क्योंकि हर चीज़ के लिए हमको चाहिए ना, न्यूट्रिशन चाहिए हर चीज़ को वर्क कराने के लिए। ठीक है, तो यानी न्यूट्रिशन इज सुपर इसेंशियल इन दिस, यू नो। उसके बाद रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन सांस नहीं लेगा तो तू जिंदा कैसे रहेगा। उसके बाद एक्सक्रिएशन, खाया तो वेस्ट मटेरियल बाहर भी फेंकना पड़ेगा, नहीं तो कचरा जैसे बोलते हैं ना, मैगी मैदा होता है, कुछ ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, वो मतलब ऐसे मैदा रहता है तो पेट में चिपक जाता है, फिर एक बहुत सारे रीज़न, बहुत सारे उसके ये रहते हैं, चीज़ें रहती है, जैसे अपेंडिक्स फटने का डर रहता है, बहुत पेट में वो चीज़ें करता है, स्टमक का वर्किंग ख़राब करता है एक तरीके से, तो ये वो नहीं खाना चाहिए। तो ऐसे ही ये मैगी तो बहुत ज़्यादा रहता है ना उसमें अमाउंट,
पर हर जो भी हम खाते हैं कुछ ना कुछ ऐसा अमाउंट रहता होगा जो यूजलेस है या फिर जो फालतू रहेगा तो नुकसान ही करेगा, कुछ खास अच्छा नहीं करेगा वो, तो उसका एक्सक्रिएशन होना भी ज़रूरी है। सेंसेशन एंड रिस्पॉन्स, सेंस करेंगे रिस्पॉन्स देंगे। बताया ना मैंने, ये न्यूरल टिश्यू करता है। न्यूरल टिश्यू का काम ही ये रहता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल टिश्यू का काम ही ये रहता है बेटा, ठीक है। तो उसके बाद आता है एक्सेट्रा आर इसेंशियल टू ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म। एकदम ये चीज़ें एकदम इसेंशियल है सस्टेन के लिए, एकदम जो बोलते हैं ना कि इनके बिना सस्टेन पॉसिबल नहीं है। ये लाइफ प्रोसेसेस है, लाइफ प्रोसेस बोला ही इसके लिए जाता है क्योंकि इसके बिना सस्टेन करना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद चलो मैं मानती हूँ मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रही हूँ, बट वो तुम्हारे ही बेसिक्स के लिए बोल रही हूँ मैं, ठीक है। सस्टेन यानी क्या होता है? सस्टेन का मतलब आना चाहिए, ये रिमेन अलाइव यानी जीने के लिए। बोलते हैं ना जीने के लिए तू ज़रूरी है, तो तू नहीं, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है जीने के लिए। Besides these life processes, one more life process occurs in living organism, है ना। इन लाइफ प्रोसेसेस के अलावा एक और आती है लाइफ प्रोसेस जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। बट देखो आ गई वो लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन। कौन सी है वो लाइफ प्रोसेस? Reproduction is the life process which we perform except these six. इसमें ट्रांसपोर्ट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो अ लाइफ प्रोसेस। बताया ना मैंने रीज़न। और भी 2-3 रहती है बट वो बेसिक में नहीं गिनी जाती है, वो शायद होती होगी जैसे मेटाबॉलिज्म वगैरह भी रहती है, बट फिलहाल तुमको इसका ही काम है। तो रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो अ लाइफ प्रोसेस दैट ह्यूमन और दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म। लाइफ प्रोसेसेस ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म ही परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब तुम बोलोगे स्टोन, तो वो नहीं करता है, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जीवित है वो ही परफॉर्म करते हैं। और अभी आ गया रिप्रोडक्शन, आ गया है। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा? देखो हम इंसान हैं, ठीक है। अब इंसानों में ना जो दो जैसे मेल और फीमेल मेल और फीमेल फ्यूजन होता है ना गैमेट्स का, उससे एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। यानी समझो पेरेंट्स जैसे होते हैं, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, 2 ऑर्गेनिजम्स आर इन्वॉल्व, देयर इज अ फ्यूजन बिटवीन देयर गैमेट्स। मेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट होता है, उनका फ्यूजन होता है, उससे रिप्रोड्यूस होता है या प्रोड्यूस होता है एक ऑफस्प्रिंग। उसके बाद जो अब इसके भी ना 2 टाइप्स आ जाते हैं, पर रिप्रोडक्शन की ना मेन प्रॉपर्टी क्या है? अब मैंने क्या बोला कि ये जो लाइफ प्रोसेसेस है ये हमको सस्टेन करने में हेल्प करती है ना। मैंने बताया ना टू सस्टेन, ये जो बताया मैंने, ठीक है। बट रिप्रोडक्शन ऐसी लाइफ प्रोसेस है जिसका हमारे सस्टेन करने में या हमें जीवित रखने में, हमें अलाइव रखने में रिप्रोडक्शन का कोई हाथ नहीं रहता है। रिप्रोडक्शन उस चीज़ में हेल्प नहीं कर सकता है। अब ये सारी जो चीज़ें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रेस्पिरेशन, ये जो भी अच्छे बाकी जो है ना, ये हमको अलाइव रखने में हेल्प करती है, ठीक है। ये प्रोसेसेस हमें सस्टेन करने में, हमें अलाइव रखने में हेल्प करती है। बट रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जो हमको अलाइव रखने में कुछ हेल्प नहीं करती है। वो किस चीज़ में हेल्प करती है? वो हमारी स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी मेंटेन करने में हेल्प करती है। ये थोड़ी अब भारी लैंग्वेज हो गई, स्पीशीज़, मेंटेन, कंटिन्यूटी। समझो पीढ़ी को आगे बढ़ाने में रिप्रोडक्शन हेल्प करता है। जैसे हमारे बहुत एकदम ग्रेट ग्रैंडफादर थे, फिर उनके मतलब जो उनके समझो सन या डॉटर, ग्रैंडफादर, देन फादर, फिर उनसे हम, अब हमारे आगे और जनरेशन टू जनरेशन हमारी जनरेशन आगे बढ़ेगी। तो ये क्या है? ये हमारी ह्यूमन स्पीशीज़ है ना। हम इंसान है ना बेटा, मतलब इंसान तो नहीं है, हम जानवरों में ही आते हैं। वी आर एनिमल्स ओनली। एनिमल्स में हमारा एक मतलब हम किंगडम एनिमेलिया के ही हैं। तो हम क्या है? हम बिलोंग करते हैं किंगडम एनिमेलिया को, क्योंकि हम मल्टी सेलुलर है, ठीक है। तो हम एनिमल्स हैं, यानी और एनिमल्स किंगडम एनिमेलिया से आए। अब इंसानों में हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर, ये हमारी स्पीशीज़ है, हम इंसानों की स्पीशीज़ है।
ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर, हम अभी हमारे आगे हमारी और स्पीशीज़ आगे बढ़ेगी जनरेशन टू जनरेशन। तो ये जो स्पीशीज़ की जो कंटिन्यूटी है, ये जो स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी है, ये मेंटेन करने में हमको कौन हेल्प करती है? रिप्रोडक्शन। क्योंकि रिप्रोडक्शन का यही है ना कि एक ऑर्गेनिज्म में से, ये हमारी समझो स्पीशीज़ की चेन है, इसकी कंटिन्यूटी मेंटेन करने में हमको रिप्रोडक्शन हेल्प करती है। ठीक है, तो सिंपल है, समझा? क्योंकि रिप्रोडक्शन का मतलब ही क्या होता है? री यानी रिपीट, या फिर हाँ रिपीट भी बोल सकते हैं ये। और प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस, यानी एक ही ऑर्गेनिज्म में से दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है सेम स्पीशीज़ का। सेम स्पीशीज़ का ही होगा। एक इंसान को कभी भी बिल्ली पैदा नहीं हो सकती है, इंसान में से इंसान ही पैदा होगा, और जो भी बाकी ऑर्गेनिज्म है उनमें से भी ऑर्गेनिज्म ही बॉर्न होंगे। दिस इज़ वेरी सिंपल। सिर्फ स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी मेंटेन करने में हेल्प करता है, बाकी रिप्रोडक्शन का कुछ भी रोल नहीं है ऐसा, जैसे सर्वाइवल में। ठीक है, पीढ़ी को आगे बढ़ाने में, पीढ़ी को मेंटेन, बिसाइड दिस लाइफ वन मोर लाइफ प्रोसेस ऑकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज रिप्रोडक्शन। ओके, एंड हाउएवर रिप्रोडक्शन डज नॉट हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू रिमेन अलाइव। मैंने बताया ना, डज नॉट हेल्प टू ऑर्गेनिज्म टू रिमेन अलाइव, बट it helps to maintain the continuity of the species। ठीक है, समझ गया? मतलब ये ऑर्गेनिजम्स को सस्टेन करने में कुछ हेल्प नहीं करती है, सिर्फ कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज मेंटेन करती है। कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। आज में बेटा ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, मैं एक ही पेज कराऊंगी, फिर देखें। समझ गया? रिप्रोडक्शन का मतलब एक ऑर्गेनिज्म में से दूसरा ऑर्गेनिज्म आएगा, इसका सर्वाइवल में कोई हाथ नहीं रहता, और सिर्फ स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी मेंटेन करने में हेल्प करती है। अब इधर बताना है ऑब्जर्व विच आर दीज लाइफ प्रोसेसेस। ठीक, ये आइडेंटिफाई करना है, ये हम करेंगे। अभी पहले थोड़ा थ्योरी मैटर पढ़ लेते हैं। रिप्रोडक्शन की जो डेफिनेशन है वही तुमको लर्न होनी चाहिए। मैं समझा इतना अच्छे से दूंगी, आधी तो तुमको ऐसे ही ऑन द स्पॉट लर्न हो जाएगी। क्लास में बताएं, इतना ध्यान से सुनो कि कोई गुंजाइश ही नहीं हो तुम्हारे मार्क्स तुम्हें रिपीट पढ़ने की। फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म यानी एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्म होना। ठीक है, एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्म होना ऑफ सेम स्पीशीज। पता है ना, इंसान में से इंसान ही होगा, इंसान में से कभी बिल्ली नहीं हो सकती, चींटी नहीं हो सकती। फॉर्मेशन ऑफ सेम स्पीशीज बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग। अब ये अर्लियर जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है ना, ये सबसे इस स्टार वर्ड लगता है मुझे इस डेफिनेशन का। इसका रीज़न ये है, अर्लियर एग्जिस्टिंग वन। देखिए पढ़ने में कितना अच्छा लग रहा है। जो इसका मतलब सीधा सा यही है कि जो ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें से और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, हमारे पेरेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनमें से हम प्रोड्यूस हुए, इसको ही बोलते हैं रिप्रोडक्शन। दिस इज व्हाट रिप्रोडक्शन इज ओनली। ठीक है, बस इतना ही है। एक ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहा है सेम स्पीशीज का, उसमें से वैसा ही सेम मतलब सेम स्पीशीज का ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा या प्रोड्यूस होगा, उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द वेरियस मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑफ कोर्स, अब रिप्रोडक्शन सबसे इम्पोर्टेंट, वन ऑफ दी नहीं बोल सकते हैं बट सबसे इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं। इस चीज़ को क्यों? क्योंकि हमारा एग्जिस्टेंट ही रिप्रोडक्शन की वजह से है ना, हम एग्जिस्ट ही रिप्रोडक्शन की वजह से कर रहे हैं, हम प्रोड्यूस हुए हैं इस प्रोसेस की वजह से, है ना। तो यानी हम रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द वेरियस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सही बात है, इट इज़ वन ऑफ द वेरियस रीजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। अब इसको देखना लिंक कैसे करती हूँ मैं। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरियस रीजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन ऑफ ईच स्पीशीज। बराबर बात है। देखो पहले ना वाटर में एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ था अमीबा करके, ये सबको पता होगा, अमीबा या प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, जो सिंगल सेल का था, सिंगल सेल का ये ऑर्गेनिज्म था
जो वाटर में डेवलप हुआ था, वाटर में, ठीक है। ये भले थोड़ा सा बाजू में कहीं पे बॉक्स बना के नोट कर लो। वाटर में ये सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ था। फिर ये जो सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म था ना, इससे धीरे धीरे करके रेप्लिकेट होके, डुप्लीकेट बन के, इससे रिप्रोड्यूस होके बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बन गए, ठीक है। और वो कुछ सिंगल सेल्यूलर थे और कुछ कुछ कैसे बने, ये मैं मिटा देती हूँ, मुझे और लिखना है। तो इससे बहुत सारे ना, भले यूनिसेलुलर ही लेकिन कॉम्प्लेक्स, मतलब जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अलग अलग थे, वैसे ऑर्गेनिजम्स बने। ये भी मैं बताऊँगी आगे बहुत डिटेल में। थोड़ा इसका बस अभी लाइट इस पर थ्रो कर रही हूँ, ठीक है। तो अमीबा से बने, प्रोटोप्लाज्म से बने बहुत सारे सिंगल में ही, और फिर एकदम वेरिएशंस वाले बने जिसपे पैरामीशियम, यूग्लेना। जैसे यूग्लेना कैसा रहता है, लॉन्ग, मतलब से लॉन्ग रहता है ना, लॉन्गिट्यूडनल रहता है। पैरामीशियम ट्रांसवर्जल रहता है। जैसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बने। फिर उससे ना धीरे धीरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनना डेवलप हो गए। फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जब बने, फिर जानवर वगैरह आए, फिर हम आए। हम कैसे थे पहले, जैसे बताया था मैंने, एप्स, सैपियंस, होमो सैपियंस। उसकी ना मैं तुमको सीरीज़ बताऊंगी अच्छे से, अभी फ़िलहाल नहीं, पर उसकी सीरीज़ बताऊंगी। जैसे एप्स थे, जब जब ऐसे में थे ना अपन, तो अपना ब्रेन भी उतना डेवलप नहीं था, कैसे भी दिखते थे, कैसे भी रहते थे, क्योंकि ब्रेन डेवलप नहीं होगा तो अपन को तो ना समझ होगी कैसे रहना है। हाथ एकदम से फीट तक अपने हाथ होते थे, और जो हमारी रीढ़ की हड्डी थी वो उतनी डेवलप नहीं थी, तो ऐसे झुके हुए होते थे हम, कैसे होते थे। तो हमारा, समझ रहे हो इवोल्यूशन कैसे हुआ, हमारा इवोल्यूशन प्रोटोप्लाज्म से एक्चुअल में स्टार्ट हुआ। कि हम तो यार लिविंग ऑर्गेनिज्म, और फर्स्ट लिविंग मटेरियल पानी में ही डेवलप हुआ था, प्रोटोप्लाज्म। फिर धीरे 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 यूनिसेल्युलर ही मल्टीप्लाई कॉम्प्लेक्स बने, फिर मल्टी सेल्युलर बनना शुरू हुए। फिर उसमें भी जानवर आए पहले, फिर जानवर से धीरे धीरे हम बने। अब निएंडरथल भी थे, और ऐसे रामापिथेकस, एस्ट्रोपिथेकस, और ड्रायोपिथेकस, ऐसे बहुत सारे हैं। मैं तुमको वो सीरीज भी बता दूंगी, ठीक है। तो ये हम ऐसे धीरे धीरे इवोल्यूट करके हम आज देखो कितने अच्छे हैं। अब मैं इतनी कॉम्प्लेक्स बातें कर रही हूँ, वो भी तुमको समझ आ रही होगी, पर उस टाइम पे अगर होती थी तो नहीं समझ। जो ये हमारा इवोल्यूशन हुआ है ना, इस इवोल्यूशन का रीज़न है रिप्रोडक्शन, समझा। रिप्रोडक्शन, अगर रिप्रोड्यूस ही नहीं होते थे, रिप्रोड्यूस करते ही नहीं थे, तो हम कहाँ से आते थे। हम तो बहुत पहले प्रोटोप्लाज्म के टाइम में हम, हमारी जो भी थी, जो एक सेल जो था वो भी एक्सटिंक्ट हो जाता था। पर क्या हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, उसके टाइम पे मल्टीप्लाई, डिवाइड, रीडिवाइड, ऐसे बहुत कुछ हुआ। और हमारे जब एनिमल्स थे, जब हम एप्स वगैरह थे, जैसे भी थे, उन्होंने भी हमारे बहुत कुछ ग्रेट 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 ग्रैंडफादर रहे होंगे वो लोग। फिर उन्होंने रिप्रोडक्शन प्रोसेस परफॉर्म की, फिर हम बने, मतलब फिर ग्रेट ग्रैंडफादर, फादर, ऐसे आए ना। तो ये इवोल्यूशन किस वजह से हुआ, इस इवोल्यूशन का मेजर रीज़न सिर्फ रिप्रोडक्शन था। तो इधर क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब समझा ना, वेरियस रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन ऑफ ईच स्पीशीज, ठीक है, रिप्रोडक्शन। ये लाइन तो सबको बहुत होता है ना, कि ऐसे कैसे, रिप्रोडक्शन कैसे। तो मैंने देखो कितनी कहानी इसमें खोल के बता दी है। अभी तो इसमें कुछ डाउट रहना ही नहीं चाहिए, मेरे को बहुत गुस्सा आएगा नहीं तो। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन ऑकर्स मेनली बाय 2 मेथड्स। आ गया, अब आ गया बाय 2 मेथड्स। सब 2 मेथड्स आ गई रिप्रोडक्शन की। अब बताती हूँ, देखो। रिप्रोडक्शन 2 टाइप, सेक्सुअल और असेक्सुअल। 5वीं की 6वीं बार होती है। अब पहले असेक्सुअल बता देती हूँ। ही पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, ओनली वन ऑर्गेनिज्म, और पेरेंट भी लिख सकते हो, हमको उस टाइम पे पेरेंट लिखाया गया था, पेरेंट। ये इसका डिफरेंस बिटवीन हमेशा आता है, बहुत यूजुअल चीज़ है ये। इज इन्वॉल्व लिख दो यार, इज इन्वॉल्व, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। और अगर इसका तोड़ के मतलब लेना, तो वो भी मैं बताती हूँ। नो, समझो, पहले लिख लो, इधर लिख लो, मतलब मैं समझा रही हूँ। नो फ्यूजन टेक्स प्लेस, बताया ना मैंने, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व, तो नो फ्यूजन टेक्स प्लेस। देयर इज नो गैमेट फॉर्मेशन इन दिस, और मतलब सॉरी, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन डज नॉट टेक्स प्लेस।
देयर इज़ नो फ्यूजन टेक्स प्लेस डायरेक्ट लिख देते हैं। नो, आई होप आपको दिख रहा हो बिकॉज मैं थोड़ा, नो फ्यूजन टेक्स प्लेस, ठीक है। हम तोड़ के मतलब निकालें इसका, तो इसका मतलब किस तरह आएगा, ए। अब ए का मतलब ना कभी भी याद रखना, ए का मतलब होता है एब्सेंस, ठीक है, एब्सेंस। और सेक्सुअल का मतलब तो पता ही है, इन विच लाइक टू सेक्सेस आर इन्वॉल्व या देर इज अ फॉर्मेशन, गैरमेट फॉर्मेशन ऑफ टू ऑपोजिट सेक्सेस। तो ए का मतलब तो होता है एब्सेंस, जो कि मैंने बता दिया। तो सेक्सेस, दो सेक्सेस का जो है ना इसमें एब्सेंस होता है, यानी इसमें बताया ना मैंने, एक ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व ओनली, तो जो भी होगा वो एग्जैक्ट उसकी कॉपी होगा। बिकॉज देखो, देर इज एब्सेंस ऑफ टू सेक्सेस, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, ओनली वन ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व, तो फ्यूजन नहीं होगा। फ्यूजन क्यों नहीं होगा, दो है ही नहीं, किसकी सेल्स आके फ्यूज होगी साथ में, सॉरी किसके गैमेट्स आके फ्यूज होंगे साथ में, तो एब्सेंस है उसकी उस चीज़ की। तो यानी ये एसेक्सुअल है, और इसमें एसेक्सुअल है, एक के ही सारे सेल्स जीन्स जा रहे हैं, तो इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी डजंट टेक्स प्लेस। तो इधर भले तुम एक और ये खींच के लिख दो, जेनेटिक के जीन्स इन्वॉल्व है बेटा, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहाँ से होगा, अरे कंबाइन कहाँ होते हैं जीन्स, जहाँ दो जनों के जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, दो ऑर्गेनिजम्स के जहाँ जीन्स इन्वॉल्व होते हैं वहाँ होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। पर इधर जीन्स कैसे होंगे, दो जनों के, है ही एक ऑर्गेनिज्म, तो बस बात खत्म, पैसा हजम। उसके बाद अब आता है, अब समझा पूरा एसेक्सुअल का, ए मतलब एब्सेंस, नो फ्यूजन टेक्स प्लेस, ओनली वन ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन डज नॉट टेक्स प्लेस बिकॉज अगेन ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। तो किसके साथ कंबाइन होगा, किसी के साथ नहीं, खुद का ही जाएगा पूरा उसमें। तो इनके बच्चे ना पूरे कॉपी होते हैं, जैसे तुमने देखे होंगे जो भी जानवरों के जो भी बच्चे रहते हैं ना, वो ऑलमोस्ट उनकी एग्जैक्ट कॉपीज ही रहते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक्स प्लेस, बहुत सिंपल बात है। देखो बेटा, इसमें ना दो पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते, यानी दो, समझो पेरेंट्स यानी जोड़ी रहती है शायद, तो तो फिर इसमें दो मेल और फीमेल दो इन्वॉल्व रहते हैं, तो इसमें इसके लिए मेल और फीमेल का फ्यूजन होता है, और फिर यानी एक बच्चा, यानी एक ऑर्गेनिज्म, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल टेक्स प्लेस, क्यों, बट रिप्रोडक्शन के लिए, न्यू ऑर्गेनिज्म या फिर हम ऑफस्प्रिंग, हम तो अब ये टू का फ्यूजन हुआ ना, तो मतलब बेबी या ऑफस्प्रिंग ही होता है, तो ऑफस्प्रिंग भी बोल सकते हैं, बट ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म ही बोलना, ठीक है, थोड़ी ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है। तो सिंपल बात है, और इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस, ठीक है, खुद वो लिख लो, क्योंकि शायद से थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम है कि क्या। पूरा बता दिया मैंने, रिप्रोडक्शन यानी एक स्पीशीज़ के, एक ऑर्गेनिज्म में से वही स्पीशीज़ का न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होना, ये होता है रिप्रोडक्शन। ये इवोल्यूशन के लिए भी होता है, मतलब इवोल्यूशन का भी रीज़न है। इसके दो मेथड होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। इट्स नॉट ऑल सेक्सुअल, इट्स एसेक्सुअल। ए मतलब एब्सेंस, जहाँ पर भी ए आएगा ना, जैसे ए वेस्क्यूलर आता है, ए सेक्सुअल आ गया, तो मतलब एब्सेंस, ए वेस्क्यूलर, फिर से एडिशनल इन्फो, ए वेस्क्यूलर यानी एब्सेंस ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है। तो यानी जहाँ पे भी आता है रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल, एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में ओनली वन पेरेंट और वन ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व, नो फ्यूजन टेक्स प्लेस, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन डज नॉट टेक्स प्लेस। एक ही है ना, सब जीन्स और सेल्स उसके ही जाएंगे, तो कहाँ से नो फ्यूजन, क्यों, क्योंकि अपना ये नो फ्यूजन का रीज़न क्या है कि ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, तो फ्यूजन नहीं होता है इसमें, सिर्फ उसके ही पूरे सेल्स जाते हैं, उसमें से ही एक नया ऑफस्प्रिंग बोल सकते हैं, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल गैमेट्स टेक्स प्लेस, है ना, दो मेल हो गए, फीमेल हो गया, उनके गैमेट्स के बीच में फ्यूजन होता है, या फिर यूनियन भी बोल सकते हैं, साथ में आते हैं, उनके गैमेट्स का फ्यूजन होता है, और
एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, जैसे पेरेंट्स, मदर, फादर में से फिर एक उनका ऑफस्प्रिंग आता है, और 2 पेरेंट्स या ऑर्गेनिजम्स आर इन्वॉल्व। समझ में आ गई बात? बड़ी इजी बात है ये, इसमें कुछ ऐसा हार्ड है ही नहीं बेटा। ये 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, समझो पेरेंट्स जैसे मदर, फादर, ठीक है। तो ये इतना बहुत ईजी है समझने में, और मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में एक एक चीज़ एक्सप्लेन की है तुमको। आई होप एंड आई बिलीव कि मेरी एक एक बात तुमको क्लियरली समझी, ठीक है। अब ये लास्ट जो मैंने टेक्स्ट बुक का चिपकाया है, शायद से आखिरी पैरा है, हाँ ये आखिरी पैराग्राफ है, इस पे आते हैं अभी, ठीक है। चलो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगेन दिस इज एब्सेंट एंड दैट इज जो भी जो वन सेक्स ओनली वन जेंडर इज इन्वॉल्व, ओनली वन सेक्स इज इन्वॉल्व, ठीक है। प्रोसेस of formation of new organism by an organism of same species, again अब तुम एक चीज़ नोटिस करोगे, जो ये फर्स्ट लाइन है ना, इसमें तो सिर्फ प्रोसेस लगा है, बाकी ये फर्स्ट लाइन जो है ये रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन से ही सिमिलर है। बस आगे क्या आता है, सिर्फ ये देखो, बस यहाँ पे प्रोसेस ऑफ लगाया है, ध्यान से देखो, प्रोसेस ऑफ लगाया है, बाकी जो है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज। बस अभी आगे थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा मतलब ये पार्ट में, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, अगेन नो, सिंपल चीज़ है, नो गैमेट्स आर इन्वॉल्व। अभी तक तो मेरे को गारंटी है तुमको लर्न हो ही गया होगा, ए सेक्सुअल है ना, तो विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स आर नॉट इन्वॉल्व, बस सिंपल। उसके बाद आर कॉल्ड एज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कुछ भी नहीं है, इतनी इजी चीज़ है ये, ठीक है। आर कॉल्ड एज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं कुछ अभी ना कल एग्जांपल्स भी लेके आऊँगी जिससे तुमको और इसमें क्लिक एकदम, मेरे को पता है, मतलब मेरे को पता है इन द सेंस आई बिलीव कि अभी तक भी तुमको क्रिस्टल क्लियर हुआ ही होगा, लेकिन वो एग्जाम्पल्स भी लाऊंगी तो तुमको और हो जाएगा। एज दिस रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व यूनियन ऑफ 2 डिफरेंट गैमेट्स, हो गया यूनियन, बोला ना मैंने, बताया ना मैंने तुमको पहले, यूनियन ऑफ, आई एम सो गुड एट दिस ब्रो, यूनियन ऑफ 2 डिफरेंट गैमेट्स does not involve, as this reproduction does not involve union of 2 different gametes, the organism has exact genetic similarity with the parent, with the reproducing organism, यानी parent, समझो क्या होता है वो है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन डज नॉट टेक प्लेस, इसमें 2 गैमेट का फ्यूजन ही नहीं होता, उनका यूनियन ही नहीं होता, तो फिर इसमें न्यू ऑर्गेनिज्म इस वजह से पूरा सिमिलर होता है जो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म रहता है, यानी जो अपने पेरेंट्स रहता है, जैसे समझो जो भी ऑर्गेनिज्म है वो डिट्टो अपने पेरेंट जैसे दिखेगा। हम है, देखो हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली प्रोसेस से हुए हैं, तो फिर हमारा कैसा रहता है, अब हम थोड़े से पेरेंट में, मतलब समझो फादर पे थोड़े लगते हैं, थोड़े मम्मा पे लगते हैं, ठीक है। तो मैं जैसे हूँ, मेरी आंखें मम्मा पे है, मेरी समझो नोज़ जो है वो फादर पे, क्योंकि ये उनके डोमिनेंट कैरेक्टर्स थे तो इस वजह से मेरे हैं। तो में भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो कुछ फीचर्स मम्मी पे होंगे, कुछ पापा पे होंगे, पूरी तरह ऐसा नहीं होता है भाई कि पूरी तरह बोलते हैं ना कि बेटियां पूरी तरह पापा पे जाती हैं और बेटे मम्मा पे, तो ऐसा नहीं होता है। बहुत जगह तुमको खुद को ही लगेगा कि दिस एक्चुअली रिसेंबल्स माई मदर और दिस एक्चुअली रिसेंबल्स माई फादर, क्योंकि दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, कभी भी एक के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आएगा, क्योंकि 2 गैमेट्स यूज हो रहे हैं, दोनों के जो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, डोमिनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो हमारे बॉडी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेक्सुअल का हो गया, पर ए सेक्सुअल में यूनियन ही नहीं होता, तो जो वो उस ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो उसके जो नया रिप्रोड्यूस हुआ उसमें पूरे के पूरे आ जाएंगे, क्योंकि है ही तो एक, सारे उसके ही आएंगे। दिस इज यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन, नया वर्ड पड़ा, यूनिपेरेंटल। अगेन इसका भी रीज़न वही होगा बेटा, ओनली वन parent is involved, only
एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, इसके लिए उसको यूनी पैरेंटल बोलते हैं। यूनी यानी सिंगल। अब इसको हम बोलते हैं ओनली वन ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व। यूनी यानी सिंगल एंड पेरेंटल रिप्रोडक्शन तो पता ही है, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड इट ऑकर्स बाय माइटोटिक सेल। माइटोटिक सेल डिवीजन क्या होता है ये भी आगे हम बहुत डीप में पढ़ेंगे, इसका डिस्टिंग्विश भी पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा। माइटोटिक सेल डिवीजन बेसिकली ग्रोथ और डेवलपमेंट में होता है, क्योंकि इसमें सेल्स बहुत रेप्लिकेट मतलब डिवाइड रीडिवाइड मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो माइटोटिक सेल डिवीजन इज बेसिकली फॉर ग्रोथ, है ना। तो बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोटिक सेल डिवीजन ही होता है। मियोसिस और सेक्सुअल में ना मियोसिस और माइटोसिस दोनों होता है। देखो एक्स्ट्रा की मतलब पहले ही दे रही हूँ, ठीक है। तो माइटोटिक सेल डिवीजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग होता है, जिससे एक और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। एब्सेंस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अगेन द सेम, एब्सेंस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है ही वन। तो इसका ना सीधा सीधा बात क्या आती है, एक ही है तो कहाँ से होगा रिकॉम्बिनेशन, है ही जब एक तो रिकॉम्बिनेशन की तो कोई बात ही नहीं आती, जो भी सारे सेल्स है वो एक उसके ही जाएंगे। तो इसको ना ड्रॉबैक माना जाता है। इसको अभी ड्रॉबैक का मैं तुमको रीज़न बताऊँ क्या, क्योंकि देखो बहुत बार क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स के दोनों के जो जब अब हमारे अंदर अपने ये कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं ना, तो हमारा सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है। पर इनमें से एक के ही आते हैं। अब उस एक की हमें नहीं पता कि हेल्थ कैसी है। मेरे हिसाब से ये रीज़न है, इसका कुछ ऐसे बुक में खास दिया नहीं हुआ है, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका मैंने कुछ कहीं पढ़ा भी नहीं है, बट जब मैं ऐसे ही सोच रही थी तो मुझे लगा कि इसका ड्रॉबैक इसी वजह से होता होगा, क्योंकि एक ही इन्वॉल्व है, उसके ही सेल्स आएंगे और उसके कुछ कैसे सेल्स आ रहे हमें पता नहीं है, उसकी हेल्थ कैसी है, उसके सेल्स टिश्यूज वगैरह एक ही का आ रहा है, तो उसके सर्वाइवल चांसेस शायद इस वजह से एनिमल्स में सर्वाइवल रेट कुछ एनिमल्स में कुछ में कम रहता है। तो मुझे शायद ये ड्रॉबैक लगा। इसके बारे में भी मैं आपको एक बार सर्च करके ज़रूर अगली क्लास में बताऊंगी, ठीक है। और फास्ट प्रोसेस क्यों होती है, एक में से ही अगेन इसका सब में यही रीज़न है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, वो ही रिप्रोड्यूस कर रहा है, उसकी डिवाइड रीडिवाइड मल्टीप्लाई हो रही है सेल्स वगैरह, तो ये फास्ट प्रोसेस है। तो इसका ये एडवांसमेंट है, ये इसका एडवांसमेंट हो गया, या इसकी एडवांटेज हो गया, और ये हो गया इसका ड्रॉबैक, ठीक है। समझ गया, बड़ी बहुत ईजी है। मैंने लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड लेटर टू लेटर तुमको मीनिंग समझाया है, तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, और डाउट हो भी तो मैं कमेंट सेक्शन में हमेशा आपके लिए तत्पर हूँ। तत्पर ही बोलते हैं ना, हाँ तत्पर हूँ। आप कभी भी कमेंट कीजिए, कोई भी डाउट कीजिए, डोंट हेजिटेट कि हम डम लगेंगे या फिर हमारे को जवाब नहीं मिलेगा जैसे बाकी से नहीं मिलता है, मैं पूरे डाउट का जवाब दूंगी, ठीक है। असेक्सुअल में अब ये हमने पढ़ लिया, आज हम एक ही पेज पढ़ेंगे। देखें आज लेक्चर ना थोड़ा लेंथी हो गया होगा, आई एक्सेप्ट। क्यों, क्योंकि मैं इतना बेसिक से पढ़ा रही हूँ बेटा, मैं एकदम डीपेस्ट समझो हमारे लेयर्स होती है समझो पढ़ाने की एक, तो मैं डीपेस्ट लेयर से तुमको शुरू कर रही हूँ, तो ऊपर जाने में शुरू में थोड़ा टाइम लग सकता है, पर एक बार मैंने तुम्हारी वो बोलते हैं ना, एक समझो मैंने ग्रिप पकड़ ली ना, ये मुझे अभी सेटिस्फैक्शन है कि तुम्हारे बेसिक्स पक्के हैं, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स पक्के हैं। बस उसके बाद फिर मैं अच्छी अपनी स्पीड पकड़ूंगी, और तुम्हारा पोर्शन टाइम पर ही होगा। इवन हो सकता है टाइम से पहले हो, शुरू में हो सकता है तुम्हें लगे कि बहुत स्लो चालू है और थोड़ा फास्ट होना चाहिए, लेकिन बेटा अभी प्लीज़ मुझे मेरी हिसाब से थोड़ा चलने दो, मुझे मेरे हिसाब से आपको कराने दो। फिर बाद में बेशक हमारी एक बार बोलते हैं ना एक ट्यूनिंग बन गई, और एक मुझे सेटिस्फेक्शन हो गया कि हाँ अब इतना समझाने के बाद तो बेसिक्स पक्के हो ही गए होंगे, फिर मैं स्पीड पकड़ूंगी, फिर हम अच्छे से पोर्शन तो हो ही जाएगा, वो तो मुझे पता ही है। कुछ डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, आप मुझसे बिना हेजिटेट किए पूछ सकते हैं। आप बिल्कुल दम नहीं लगेंगे, कुछ भी नहीं होगा, मैं हर क्वेश्चन का आंसर दूंगी, और कुछ अगर रिपीट करना हो
तो आप मुझे उस लेक्चर में, आप लेक्चर तो बार बार देख सकते हैं, लेकिन हो सकता है शायद कहीं से आपको लग रहा हो कि ये मुझे रिपीट और डिटेल में पढ़ना है, तो आप मुझे रिपीट करने के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं, क्योंकि आज मैं एक ही पेज पढ़ाऊँगी, कल से हम थोड़ी सी और ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे और मैं लेक्चर को शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगी। आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 3 लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2। इधर टाइपिंग मिस्टेक है अगेन। कंटेंट पढ़ा, बताया मैंने आपको सारा कंटेंट, अप्रोच बताई, कॉन्सेप्ट्स और बेसिक्स पे काम करना है, अपने पर्सनल नोट्स बनाने हैं जो जिसके लिए टेक्स्ट बुक प्रेफर करनी है, नोट्स के लिए भी टेक्स्ट बुक प्रेफर करनी है, पूरा साल आपको टेक्स्ट बुक प्रेफर करनी है, सेल्फ नोट्स ओनली। और अगर पढ़ रहे भी हो तो अपने ही नोट्स से पढ़ो, और किसी के नोट्स, टॉपर्स नोट्स, जो ये फालतू धंधे लगा के बैठते हो ना, ये मत लगाओ, किसी दूसरे से नोट्स लेंगे, खुद के बनाओ, खुद की भाषा में। आपकी नोट्स एकदम, आप मतलब बोलते हैं ना कि आपकी फीलिंग होनी चाहिए उसमें, तो पढ़ने में मज़ा भी आएगा। मेक योर पर्सनल नोट्स, प्रिफर डाइजेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स फॉर एक्स्ट्रा क्वेश्चन, रीड टेक्स्ट बुक थोरोली टेक्स्ट बुक रीड करो, क्वेश्चन के लिए डाइजेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रेफर करो। और मैंने आपको उसके लिए लिंक भी बता दी, shala.com। एवरी इन बिटवीन टेक्सचुअल एक्सरसाइज क्वेश्चन विल बी सॉल्व इन क्लास। जो भी क्वेश्चन आएंगे सारे सॉल्व किए जाएंगे। लाइफ प्रोसेसेस बताई 7 टाइप की, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, रिस्पॉन्स सेंसिटिविटी, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट। सारे के फंक्शन भी बताया, सब कुछ बताया मैंने, क्यों होता है थ्रू आउट लाइफ स्पैन। लाइफ को सस्टेन करने के लिए ये थ्रू आउट लाइफ होती रहती है, प्रोसेसेस खुद ही होती है। उसके बाद लाइफ प्रोसेसेस, ये हमने पेज पढ़ा, इसमें हमने पूरा ये पैराग्राफ पढ़ा पहले कि वी हैव स्टडीड, क्या क्या पढ़ा हमने पिछले साल। लाइफ प्रोसेसेस पढ़ी और रिप्रोडक्शन पढ़ा। आज हमने एक नया कॉन्सेप्ट होगा तुम्हारे लिए, रिप्रोडक्शन क्यों हमारी बॉडी को अलाइव रखने में कुछ काम नहीं आता है, हमारी स्पीशीज़ को आगे बढ़ाने में काम आता है। उसके बाद ये पार्ट हम कल करेंगे। क्वेश्चंस भी मैं हर क्वेश्चन कराऊंगी बेटा। अब बस आज के लिए मेरा ये सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, ये वाले भी जो भी बिटवीन थे वो भी कराऊंगी। अब हमने ये डेफिनेशन पढ़ी रिप्रोडक्शन की, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज बाय एरियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। हाँ, मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बनना सेम स्पीशीज का। रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हमारे कैरेक्टर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ये इवोल्यूशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और इसकी 2 मेथड्स है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक्स प्लेस, 2 पेरेंट्स और ऑर्गेनिज्म आर इन्वॉल्व, ठीक है, ऑपोजिट जेंडर के होते हैं। एसेक्सुअल में ओनली 1 पेरेंट इज इन्वॉल्व और नो फ्यूजन टेक्स प्लेस, क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ओनली 1 ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी नहीं होता है क्योंकि अगेन एक ही है। और एसेक्सुअल मतलब ए का मतलब होता है एब्सेंस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगेन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय एन organism of same species without involvement of gametes is called as asexual reproduction. As these reproduction does not involve union of 2 different gametes, the new organism has exact similarity, genetic similarity with the reproducing organism. This is uniparental reproduction and it occurs by mitotic cell division. Absence of genetic recombination is a drawback, whereas fast process is advance of this रिप्रोडक्टिव मेथड। भाई एक में से दूसरा एक स्पीशीज का ही एक में से दूसरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, इसमें गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते, इसको एसेक्सुअल बोलते हैं। एब्सेंस ऑफ गैमेट्स, एब्सेंस ऑफ फ्यूजन लिख सकते हैं, डज नॉट इन्वॉल्व। और जो ये लिखा है ना मैंने बेटा, ये सिर्फ तुम्हारे समझने के लिए, ये जो पार्ट लिखा है ना मैंने, ये पार्ट सिर्फ तुम्हारे समझने के लिए लिखा है, ठीक है। ये मैं तरीके से तुमको एक दूसरे लेक्चर में लिख के दूंगी, ये सिर्फ तुम्हारे समझने के लिए, ठीक है। उसके बाद इसको और तरीके से लिख के दूंगी क्योंकि अगेन मैंने बोला ना ऑफिशियल थोड़ी लैंग्वेज लगती है। उसके बाद एज दिस रिप्रोडक्शन, वही इसमें 2 गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं रहते हैं तो एक ही रहता है, इसके लिए जेनेटिक पूरा एग्जैक्ट कॉपी होता है, वो जो ऑफस्प्रिंग रहता है, एग्जैक्ट जेनेटिक सिमिलैरिटी विद द रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और इसको यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, यानी इसमें ओनली 1 ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व, यूनि मतलब सिंगल। एंड इट ऑकर्स बाय माइटोटिक सेल डिवीजन, बताया था ना वो मल्टीप्लाई होती रहती है सेल्स वगैरह। एब्सेंस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज अ ड्रॉबैक, ये ड्रॉबैक है, उसका भी मैंने रीज़न बताया। और फास्ट होता है क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, तो इसका भी मैंने बताया कि
एडवांस ऑफ दिस रिप्रोडक्टिव मेथड, ये क्या एडवांस मतलब बोलते हैं ना, एडवांटेज है। ठीक, चलो, तो आज की क्लास में हमने सब पढ़ा, हमने एक क्विक रिकैप भी ले लिया, और मैं पूरी होप रखती हूँ कि मुझे आपको मेरी एक एक बात समझ में आई होगी, और अगर सपोज टू बी, वैसे आनी तो चाहिए, आपने देखा मैंने कितने एफर्ट्स लिए, सपोज टू बी कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कुछ डाउट वगैरह, तो मैं तो हूँ ही इधर बताने के लिए, मेरा तो काम ही है। I am always here to help you guys out. Don't hesitate and answer in comment section. Also अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो इस लेक्चर में, या फिर आपको लाइक जो भी इस लेक्चर के लिए आपको लगा हो, तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि हम इस जर्नी को साथ तय करें, इस 10th क्लास को, और जो भी क्लासेस की मैं क्लासेस लाऊंगी, एंड आई होप एंड आई बिलीव कि आपको जितना मैंने सिखाया आपको पूरी तरह से एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू, पढ़ते रहो।